तो मैं संजय अग्रवाल आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और अब की बार 100 पार में आज का हमारा टॉपिक है समस्या समाधान की विशेषताएं। तो देखिए, समस्या समाधान के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था और यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर से उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको इस वीडियो को देखना है। तो देखिए, जो समस्या समाधान की जो विशेषताएं होती हैं, इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि समस्या समाधान क्या होना चाहिए, तर्कसंगत होना चाहिए। तर्कसंगत कहने का मतलब ऐसी समस्या हम लोगों को बच्चे को देनी है जिसमें वो सोच सके या जिसका वो हल ढूंढ सके। ऐसी समस्याएं नहीं देनी है जिसका वो हल ना ढूंढ सके। इसके बाद देखिए, समस्या समाधान क्या होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, उसके व्यवहार से संबंधित होना चाहिए जिससे उसमें कुछ ना कुछ विकास हो सके। इसके बाद क्या है, देखो, जो समस्या समाधान है वो उनके आयु के अनुसार होना चाहिए या उम्र के अनुसार होना चाहिए, है ना, ताकि वो क्या कर सके, अपने उम्र के हिसाब से उसको हल कर सके। इसके बाद क्या है, आपका समस्या समाधान जो है पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि देखिए नवीन ज्ञान रहेगा तो उसको परेशानी होगी, किंतु यदि पूर्व ज्ञान रहेगा जिसके बारे में थोड़ा बहुत जानता रहेगा तो उसको हल करना उसके लिए ज्यादा आसान होगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए पांचवा है, पांचवा में क्या रहेगा, उसकी शारीरिक व मानसिक क्षमता के आधार पे होने चाहिए। कहने का आशा यह है कि हम लोगों को बच्चों को ऐसी समस्याएं नहीं देनी है जो कि उनके मानसिक स्तर से या शारीरिक स्तर से या उनकी आयु से क्या हो, ज्यादा हो। कहने का मतलब मान के चलिए कि कोई क्लास 1 में पढ़ने वाला बच्चा है या ये मान के चलिए क्लास 6 में पढ़ने वाला बच्चा है, तो क्लास 6 में पढ़ने वाले बच्चे को हम लोग कॉलेज लेवल का नहीं देंगे या हम लोग उसको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन नहीं देंगे। तो हम उसको कौन सा क्वेश्चन देंगे, जो उसकी क्या होगी, क्षमता के अनुसार होगा, जो उसकी आयु के अनुसार होगा, उसी को ही क्या करना है, हम लोगों को प्रश्न देना है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि जब भी आप क्या करते हैं, किसी क्लास में जा करके पढ़ाते हैं, तो जैसे आपको उसमें समस्या समाधान कर्ता का एक गुण विकसित करना है, तो उसके लिए आपको निम्न विशेषताओं वाले क्वेश्चन ही आपको उसको देने हैं। मतलब इन्हीं को आधार मान करके ही आपको उसके सामने कोई भी समस्या रखनी है। अब आइए हम जानते हैं समस्या समाधान की विधियों के बारे में कि कौन कौन सी समस्या समाधान की विधि होती है। तो आइए हम देखते हैं समस्या समाधान की विधियां कि किन किन विधियों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो विधि है यहाँ पे अंशिकी विधि है। अंशिकी विधि कहने का मतलब ये एक ऐसी विधि है जिसको हम लोग सीखे नहीं रहते हैं। कहने मतलब जब हमारे पास कोई ऐसी समस्या आती है जिसका हम लोगों को उसी समय क्या करना पड़ता है, हल करना पड़ता है, तो उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, अंशिकी विधि का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मान के चलिए एक उदाहरण देता हूँ कि मान के चलिए कि आप एग्जाम में नकल लेकर के गए थे, ठीक है। अब नकल लेकर के गए थे, अब मान लो आपको एग्जामिनर दिख रहा है आते हुए, तो आपके पास क्या हो गया समस्या कि अब एग्जामिनर आ रहा है, अब मेरे को पकड़ लेगा, तब क्या करोगे, उसको इधर उधर देखोगे, इधर फेंकोगे, इधर फेंकोगे, बाहर फेंकने की कोशिश करोगे, मतलब उसको छुपाने की कोशिश करोगे, फेंकने की कोशिश करोगे। तो समझ में आ गया। तो आप क्या उसको सीख के जाते हो कि क्या आप उसको अब कैसे छिपाओगे या कैसे फेंकोगे, उसको नहीं सीख करके जाते। तो कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनको हम लोग क्या करते हैं, अनसीखी विधि से हल करते हैं। मतलब जैसे ही हमारे पास समस्या आती है हम उसको वैसे ही क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। इसके बाद देखिए वैज्ञानिक विधि। तो वैज्ञानिक विधि क्या होता है, तो वैज्ञानिक विधि में एक हम लोग विधि का मतलब एक कहना चाहिए इसमें हम लोग क्रम का पालन करते हैं समस्या को हल करने के लिए। तो वैज्ञानिक विधि में किस क्रम का पालन करते हैं, क्रम मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपके सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्रम को पूछता है कि पूछेगा कि आपको कि वैज्ञानिक विधि या समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि में निम्न में से कौन सा अनुपयुक्त है या निम्न में से कौन सा क्रम नहीं है या कौन सा स्टेप नहीं है, तो इसको आपको याद रखना है। तो वैज्ञानिक विधि कहने का मतलब किसी भी समस्या को हल करने के लिए हम अलग अलग चरणों का उपयोग करते हैं, अलग अलग स्टेप्स का प्रयोग करते हैं। उन्हीं स्टेप को क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि के बारे में आपको अभी जस्ट बताऊंगा इसके खत्म होने के बाद। इसके बाद क्या है आपके पास, देखिए अंतर्दृष्टि है। अंतर्दृष्टि कहने का मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं, सूझ, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सूझबूझ से, सूझबूझ से हम लोग क्या करते हैं कि समस्या का हल करने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। जैसे खासकर ये गणित में होता है, जब हम क्या करते हैं, गणित के प्रश्नों को हल करते रहते हैं और जब उत्तर नहीं आता है
तब हम सोचते हैं कि यार यार क्या फॉर्मूला यहाँ पे छूट रहा है जो नहीं बन रहा है। या कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप पैसेज देखे होंगे, पैसेज हम लोग को क्या हम लोग पढ़ के जा रहे थे क्या, नहीं, हम लोग क्या करते हैं कोई भी पैसेज जो होता है उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद थोड़ा सोचते हैं समझते हैं, फिर उसके बाद हमारे सूझबूझ से हम लोग क्या करते हैं उसको उत्तर देते हैं। तो सूझबूझ की जो है मतलब खुद से सोच करके जो आप आंसर देते हो किसमें आएगा, अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि कहने मतलब अपने अंदर में जो छुपी हुई जो बातें हैं, जो योग्यता है, उसके आधार पर आप क्या करते हो, किसी समस्या को हल करते हो। इसके बाद क्या आपका प्रयास एवं त्रुटि। तो प्रयास एवं त्रुटि कहने का मतलब ये होता है कि जब हम कोई समस्या लेते हैं और उस समस्या का क्या करते हैं, हल खोजते हैं, तो कभी कभी किसी समस्या का हल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। फिर अब हम क्या करते हैं, उस समस्या पर नए सिरे से सोचते हैं। जब नए सिरे से सोचते हैं तो हो सकता है फिर से वो गलत हो जाए। तो जब गलत हो जाता है तो फिर से हम उस समस्या को क्या करते हैं, बार बार ये प्रक्रिया दोहराते हैं। तो यदि हम लोग क्या करते हैं, तो उस प्रक्रिया को दोहराते हैं और हम दोहराते हैं, प्रयास करते हैं, तो प्रयास करते हैं तो कभी उसमें त्रुटि भी आती है। तो इसमें क्या करते हैं, एक ही समस्या को बार बार हम लोग हल करके देखते हैं, हल नहीं होता रहता तो बार बार क्या करते हैं, उसको हल करते हैं और एक ही स्थिति में क्या करते हैं, हम लोग उसके हल पर जाकर के पहुंच जाते हैं, मतलब हम लोगों को हल मिल जाता है। तो समस्या समाधान की इन विधियों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ पर देखिए जो वैज्ञानिक विधि है, इस वैज्ञानिक विधि का क्रम मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जो किसी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं वैज्ञानिक विधि के बारे में। तो देखिए वैज्ञानिक विधि क्या होती है, इस विधि के अंदर हम किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए इन चरणों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि समस्या को क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। सबसे पहले तो हमको यही समझना है कि समस्या है क्या। ठीक है, कोई भी समस्या आपके पास रखी गई है तो आपको समस्या को सबसे पहले समझना है कि समस्या में पूछा क्या जा रहा है। जैसे आप प्रश्न पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है ना कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है, किसका उत्तर देना है या कैसे उत्तर देना है। वैसे आपको सबसे पहले समस्या को समझना है। जैसे आप समस्या को समझेंगे तो उससे संबंधित आपको क्या करना है, जानकारी का संग्रह करना है। ठीक है, आपको उसकी जानकारी जुटानी है कि क्या क्या जानकारी आप उसके संबंध में जुटा सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, उसमें संभावित समाधान का निर्माण करना है। ठीक है, भिन्न भिन्न अलग अलग समाधान आएंगे कि ये उसका हल हो सकता है, ये उसका हल हो सकता है, ये उसका हल हो सकता है करके। उसके बाद क्या करना है, आपको जो संभावित समाधान है उनका मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन करना है कि यदि आप बोल रहे हो कि ये सही है तो ये सच में सही हो रहा है कि नहीं, ये गलत है तो ये सच में गलत हो रहा है कि नहीं। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। अब जैसे लग गया कि आपको सभी में से ये अच्छा है तो अब आप उसका क्या करेंगे, परीक्षण करके देखेंगे कि हाँ ये समाधान उसके लिए, इस समस्या के लिए सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, सही है कि नहीं है। इसके बाद जब आप परीक्षण कर लेंगे उसके पश्चात आपको निष्कर्ष का निर्माण करना पड़ेगा। आपको निष्कर्ष बताना पड़ेगा वहां पे कि ये निष्कर्ष निकला लास्ट में जब आप उसका समाधान किए तो। और लास्ट में आपको क्या करना है, जो आप समाधान करेंगे उसका विभिन्न परिस्थितियों में आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। मतलब अलग अलग परिस्थितियों में प्रयोग करके आपको यह देखना है कि आपने जो समाधान किया वो सही समाधान है या नहीं। तो ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो के लिए बने रहिए। अब हमारे पास इस चैप्टर से एक ही टॉपिक बच गया है, बालक एक अन्वेषक के रूप में। इसको मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। थैंक यू।